हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम 2018 के पीओटी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। अगर दिल ही मुअज्जन हो सदाएं काम आती हैं, अगर दिल ही मुअज्जन हो सदाएं काम आती हैं, समंदर में सभी माफिक हवाएं काम आती हैं। मुझे आराम है ये दोस्तों की मेहरबानी है, दुआएं साथ हो तो सब दवाएं काम आती हैं, दुआएं साथ हो तो सब दवाएं काम आती हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। गौरव सर आगे बढ़ाइए। तो आज का जो आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, इसमें हमने 2018 का क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। और ये जो पीडीएफ है इसकी, ये आपको जल्दी ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, इसमें हमने आपको ग्रुप वगैरह, इसमें लिंक वगैरह ऐड कर दिए हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का। तो मेरे ख्याल से उससे आपको काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी। और सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट का भी लिंक इसमें डाल दिया है हमने। ठीक है, तो तैयार रहिए अपने आंसर के साथ। और पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो क्वेश्चन है आपका, वेयर इज रैम लोकेटेड? रैम कहां पर लोकेट होती है? एक्सपेंशन बोर्ड में होती है, एक्सटर्नल ड्राइव में होती है, मदरबोर्ड में होती है, या फिर ऑल ऑफ दीज? ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता दूं, हम पीओटी के 2018 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और आपको जैसे पता है कि 50 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन आपके कितने नंबर का होगा? दो नंबर का हो गया, यानी कि पेपर कितने का हो गया आपका? 50 क्वेश्चन और आपके 100 नंबर का हो गया। इतना आपको क्लियर है? पहला क्वेश्चन है, आप फटाफट आप इसका जवाब दे सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करीब बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और किसके साथ जाया जाता है बच्चे? जल्दी, अभी भी इतने ट्रेनिज कनेक्टेड है, 20-25 कनेक्टेड है और अभी तक जवाब बहुत कम आया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और किसके साथ जा रहे ज्यादातर बच्चे? जल्दी जवाब दो, उसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मदरबोर्ड। जिसने इसका मदरबोर्ड दिया जवाब, उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। The interest of any individual is based on the interest of group and the around him. किसी भी व्यक्ति का जो हित है वो समूह के हित और उसके आसपास पर आधारित होता है। किस चीज पर आधारित होता है ये आपको बताना है। सराउंडिंग पर, एरिया पर, नियर बाय पर, या फिर एनवायरमेंट पर? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखो, कोई भी व्यक्ति है, उसका जो हित है या फिर उसका एक तरह से इंटरेस्ट है, उसका किस पे आधारित होता है। तो यहाँ पे देखो एक चीज क्या मेंशन है, एक चीज तो यहाँ मेंशन है आपका इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप। उसका एक तो उसका जो इंटरेस्ट किस पे करेगा, उसका ग्रुप पे करेगा। साथ ही साथ उसके उसके किस किस तरह का उसके अराउंड के करेगा, उसके आसपास के किस पे आधारित होगा, उसके आसपास के किस पे आधारित होगा। यहाँ पे देखो, एक तो उसका ग्रुप हो गया आपका, ठीक है। दूसरा अराउंड, यानी कि उसके आसपास के किस पे आधारित होगा? क्या आपके सराउंडिंग पे होगा, आपके एरिया पे होगा, आपके नियर बाय पे होगा, इन्वायरमेंट पे होगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और किसके साथ जा रहे हैं? तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन्वायरमेंट, ठीक है, उसका बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारे इंटरेस्ट होता है या फिर व्यक्ति के हित होता है, उसके आसपास उसका जो होता है, ये तो ग्रुप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ग्रुप के साथ साथ उसके अराउंड, कौन किसके अराउंड के बारे में बात करा? उसके सराउंडिंग नहीं, उसके इन्वायरमेंट में जहां पे पूरा टाइम वो रहता है, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, इन्वायरमेंट, उसका बिल्कुल सही जवाब है इसका। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेशन इंक्लूड्स, एजुकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? टीचिंग, लर्निंग एंड, तीसरा ऑप्शन आपको बताना है। तो ये क्या होगा? टेस्टिंग होगा, ट्रेनिंग होगा, इवेल्युएटिंग होगा, या फिर टेलिंग होगा? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारा जो एजुकेशन होता है, वो एजुकेशन में क्या क्या आपका इंक्लूड होता है? पहला आपका टीचिंग हो गया, बिल्कुल होता है भाई। टीचर नहीं है, इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो अभी पढ़ाई कैसे होगी? एजुकेशन आपका कंप्लीट कैसे माना जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा लर्निंग, भाई जब टीचर है वहां पे ट्रेनेज है नहीं, तो किसको पढ़ाएगा? किस चीजें वाले क्या सीखेंगे वहां पे? तो टीचिंग हमारा आएगा एक, ठीक है। दूसरा हमारा लर्निंग आएगा, और तीसरा क्या आएगा आपका? ठीक है, तो तीसरा आएगा वहां पर क्या होगा? जल्दी जवाब दो। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बच्चे जवाब किसके साथ जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं और कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। और इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि मूल्यांकन होता है। क्या होता है? इवोल्यूशन, ठीक है। यानी कि जो हमारा एजुकेशन होता है, एजुकेशन टीचिंग हो गया, लर्निंग हो गया, और तीसरा हो गया हमारा इवोल्यूटिंग, ठीक है। इतनी के मूल्यांकन करना हो गया।
तो हमारे 3 चीज इंक्लूड होते हैं, ठीक। कुछ बच्चे टेस्ट के साथ जा रहे हैं, ठीक है, पर आपका हमारा क्या होता है, टेस्ट हम हल्का सा थोड़ा सा अलग होके सोचो आप, ठीक है, कि हमारा एजुकेशन है, हमने वहां पे पढ़ाएंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे वहां पे पढ़ाएंगे। यहाँ पर ध्यान से सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आईएनजी पे, पहले तो आईएनजी पे फोकस करो। पहले क्या होगा, टीचिंग, हमने क्या किया वहां पे, पढ़ाया, हमने लर्निंग किया वहां पे, हमने चीजों को सीखा वहां पे, ठीक है। और तीसरा क्या करेंगे, हम उसकी जांच करेंगे ना, हम क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे। हमने पहले पढ़ा, टीच किया, फिर हमने चीजों को सीखा। जब हमने सीख लिया भाई, तो उसके मूल्यांकन करेंगे, उसकी मूल्यांकन करेंगे, उसके लेवल को जांच करेंगे ना उसके, कि पहले उसका लेवल क्या था और उसका लेवल क्या है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर इवोल्यूशन और टेस्टिंग में क्या अंतर है, हल्का फुल्का अंतर होता है आपका, ठीक है। तो दोनों में आप प्रीफर किसको करोगे, तो आप एक तरह से इवोल्यूशन को प्रीफर करोगे। तो इसका जिसने जवाब दिया मूल्यांकन, उसका बिल्कुल सही जवाब है, और डेस्टिन इसको ही प्रीफर किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग एक आर्ट है और साथ ही साथ ये एक साइंस है। सक्सेसफुल टीचिंग इज नॉट, सक्सेसफुल टीचिंग नहीं होती है रैंडम, एट वंस, एक्सीडेंटल या फिर एट ए ग्लांस। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारी जो टीचिंग होती है, मैंने आपको बताया था कि टीचिंग हमारी साइंस भी होती है और आर्ट भी होती है। क्यों, देखो टीचिंग हमारे आर्ट साइड में पढ़ाया जाता है और साइंस में पढ़ाया जाता है। जब 12वीं क्लास में गए थे तो मैं डिसाइड किया था ना हमारा साइंस में जाना है या फिर हमें आर्ट साइंस या फिर कला में जाना है, ठीक है। तो हमारी टीचिंग दोनों होता है, आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। और आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो आगे क्वेश्चन आपका ये कह रहा कि सक्सेसफुल टीचिंग इज नॉट, यानी कि जो सक्सेसफुल टीचिंग है उसमें क्या चीज आपका नहीं होगा, रैंडम, क्या जो तुरंत होगा रैंडम, एट वंस यानी कि तुरंत इसका भी होगा, तीसरा क्या आपका एक्सीडेंटल। तो हम जो टीचिंग करते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक तरह से जो लर्निंग होता है दो टाइप का होता है। कैसे कैसे होता है, एक्सीडेंटल होता है और दूसरा होता है हमारा डेलिब्रेटिंग। एक्सीडेंटल हमारे लिए ज्यादातर यूजफुल नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि उसको पर्पस तरीके से नहीं सीखते हैं, कुछ और तरीका होता है। इसी तरह जो आपका टीचिंग है, आपका टीचिंग आप किसी चीज को एक्सीडेंटल आपने बता दिया तो शायद उसको अच्छे से समझ में ना आए, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्सीडेंटल, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्सीडेंटल, ठीक है। क्लियर है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों को बहुत से जवाब आ रहे हैं, ठीक है, बहुत से जवाब दे रहे बच्चे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। मैं मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे को ये क्वेश्चन ना गलत लग रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें नोट नहीं आएगा। वैसे कहना ये चाह रहा है कि व्हेन द सिचुएशन एंड, इसके साथ आपको एक चीज और बतानी है जो ऑप्शन में से है, कि सिचुएशन और एक क्या चीज जो है वो एक दूसरे के साथ अगर लिंक्ड है तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस होगा, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन होगा, ठीक है। तो वो क्या आएगा, बिहेवियर, नोइंग, रेस्पॉन्स या फिर इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी ऐसे लग रहा है, उटपटांग सा लग रहा है। ये जो नॉट शब्द है ना, ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज नहीं होगा। अगर किसी को पता है ना तो ग्रुप में मैसेज कर सकता है और यहाँ पे भी मैसेज कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सिचुएशन और क्या चीज जो एक तरह से लिंक नहीं होता तब आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। पर मुझे लग नहीं रहा कि ये चीज नहीं होगा आपका, ये नॉट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा क्या चीज है जो आपका सिचुएशन और दूसरा चीज से जुड़ा रहता है, तभी उसके बाद ही आपको एक तरह से रिफ्लेक्स एक्शन आपको मिलता है। तो क्या चीज होगा वो, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। कुछ बच्चे ऊपर नीचे जा रहे हैं पर मैक्सिमम बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिस्पॉन्स, उसका बिल्कुल सही है। जब हमारा रिस्पॉन्स और हमारा सिचुएशन जब एक दूसरे से लिंक करते हैं ना आपके, ठीक है, जब आपके सिचुएशन और आपके रिस्पॉन्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है स्टिमुलस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या मतलब है, यहाँ पे इसने सिचुएशन लिखा है। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन आपको बहुत ही मुझे डाउटफुल लग रहा है ये क्वेश्चन। यहाँ पे सिचुएशन होना चाहिए और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टिमुलस और यहाँ पे रिस्पॉन्स। जब हमारे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों लिंक होते हैं तो हमें एक्शन मिलता है, हमें रिफ्लेक्स मिलता है। क्या मिलता है, रिफ्लेक्स मिलता है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक है, यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए, सिचुएशन तो आ जाए चलो ठीक है। बस रियल में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है आपका, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जब दोनों से कनेक्ट होता है, जितनी भी हमारी थ्योरी है ना, जितनी भी थ्योरी है किस पे रिलेटेड है आपका, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जब दोनों कनेक्ट होते हैं तो हमें रिफ्लेक्स, उसका एक तरह से एक्शन मिलता है, उसका जवाब हमें मिलता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक है, शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है, कि जब हमारा रिस्पॉन्स और स्टिमुलस दोनों जब लिंक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तभी हमें रिफ्लेक्स मिलता है, तभी हमें एक्शन मिलता है, तभी हमें बिहेवियर चेंज होता है हमारा, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौरव एक मिनट, इस क्वेश्चन को नीचे करना थोड़ा। तो यहाँ पर आपके सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डाउट है, रिफ्लेक्स एक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी अनवांटेड स्थिति हो जाती है कि उस कंडीशन में आपका जो बिहेवियर होता है वो एकदम से अचानक होता है। जैसे मान लिया आप कोई कहीं पत्थर पड़ा है, ठीक है, आप उस पत्थर को हटा रहे हो, ठीक है, अचानक से एक फनफनाता हुआ सांप आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो पैर है वो पीछे हो जाता है। तो ये जो इस तरह का अचानक एक्शन होता है इसे बोलते हैं आप रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने आपको एक सिचुएशन बताई है, इसको आप क्या कर सकते हो, सिचुएशन की तरह मान सकते हो। और यहाँ पर एक तरीके से एकदम से रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, रिस्पॉन्स आया ना, इसीलिए सिचुएशन के साथ अगर आपका रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये कंफर्म आपका रिफ्लेक्स एक्शन होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे नोट वर्ड दे रखा है तो नोट बिल्कुल गलत है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, और गौरव के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। रिफ्लेक्स एक्शन आप चेक कर सकते हो गूगल में होता क्या है, ठीक है, तो उसमें भी आपको यही मिलेगा कि जो सडन एक्शन होता है, ठीक है, जिसमें आपका अचानक से रिस्पॉन्स आता है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो हमारा रिफ्लेक्स सिचुएशन है, ठीक है। रिफ्लेक्स क्या है, वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा क्लासिकल कंडीशन थ्योरी है उसको हम कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम उसको? कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। उसमें आपका बिहेवियर कब चेंज होता है, जब आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों के बीच में जब एसोसिएशन कर देते हैं ना वहां पे हम, ठीक है, यानी घंटी को किसके साथ जोड़ देते हैं, वहां पे खाने के साथ, तब वहां पे जो एक्शन होता है वो चीज होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही सही क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोटिवेशन इज द क्रिएशन ऑफ थर्स्ट। इसका मतलब है मोटिवेशन से एक उत्तेजना पैदा होती है। ये उत्तेजना जो है ये किस चीज की उत्तेजना पैदा हो रही है लर्नर के अंदर, रीडिंग की, लर्निंग की, राइटिंग की, या फिर वर्किंग की। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब बच्चों के जवाब बिल्कुल सही है। इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है आपका, एक लर्नर है, ठीक है, एक क्या है, एक लर्नर है, उसको सीखने के लिए क्या चीज कर रहा है, जो लर्नर है, जो सीखने वाला जो पर्सन है, उसके अंदर जो मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन जो है उसका, ठीक है, वो कैसा उसका जो क्या कहते हैं उसका क्रिएशन ऑफ द क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट उसके अंदर कैसे क्रिएशन करेगा। जो मोटिवेशन शब्द होता है, जो प्रोसेस होता है एक लर्नर के अंदर, क्रस्ट को कैसे क्रिएशन करेगा, कैसे उसको सर्जित करेगा, तो उसके लिए क्या चीज है, किसको करेगा, वो किसको एक तरह से क्रिएशन करेगा, तो क्या होगा, रीडिंग के लिए करेगा उसको, या फिर उसको लर्निंग के लिए करेगा, वर्किंग के लिए करेगा, या फिर उसको राइटिंग के लिए करेगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों को बिल्कुल जो सही जवाब आ रहा है। और ज्यादातर बच्चे किसके साथ जा रहे हैं, तो ज्यादातर बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, यानी कि लर्निंग के लिए। जो हमारा मोटिवेशन शब्द होता है ना, ये लर्नर के अंदर क्या क्रिएशन करता है, क्या चीज को एक तरह से सृजन करता है, तो उसको लर्निंग के लिए उसको एक तरह से मोटिवेट करेगा, बंदा क्या करेगा, ठीक से बेटर सीखेगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन से बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इंस्पायर होता है कौन, ठीक है, फॉर इंडक्टिंग न्यू नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, ठीक है। इसका मतलब है मोटिवेशन से कौन इंस्पायर होगा, जिसकी वजह से वो नई नॉलेज को, नए स्किल को और एटीट्यूड को सीख पाएगा। लर्नर, अटेंशन, इंटरेस्ट या फिर बिहेवियर। तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और क्या हो जाएगा इसका, देखो सिंपल सा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जो आपका मोटिवेशन है, ठीक है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है जो इंस्पायर करता है, किसको इंस्पायर करता है, किस चीज के लिए करता है वो, कि जो उसके अंदर इंक्लूड है, उसके अंदर क्या है, आपका नॉलेज है, स्किल है आपका, और एटीट्यूड है, ठीक है। ये जिसमें आपका क्या है, एक तरह से क्या आपका इंडक्टिंग है, इसके अंदर एक तरह से क्या है, शामिल है इसमें, ठीक है, इंक्लूड है चाहे कंडक्टिंग है, शामिल है इसके अंदर। तो किस चीज के लिए इंस्पायर करेगा मोटिवेशन, जो आपका कैसा प्रोसेस आपका, लर्निंग के लिए, अटेंशन के लिए, इंटरेस्ट के लिए, या फिर बिहेवियर के लिए। तो मैं यहाँ पे बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, जल्दी जवाब तो कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, जो मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लर्नर के अंदर, लर्नर को कैसे इंस्पायर करता है चीजें सीखने के लिए, कि क्या चीज सीखने के लिए, नॉलेज हो गया, आइडिया हो गया, फिर एटीट्यूड हो गया, ठीक है, क्लियर है।
तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया आपको। शायद मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस जो किसको इंस्पायरिंग करता है, किसको करता है एक तरह से, तो करता है लर्नर को, जिससे वो क्या कर सकता है, वो अच्छे से चीजों को सीख सकता है, चाहे वो नॉलेज ले सकता है वो, ठीक है, स्किल कर सकता है, और आपका एटीट्यूड हो सकता है। तो शायद आपको यहाँ पर चीजें क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ पर लर्नर नहीं होता तो कुछ और ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते थे, ठीक है। सीखने वालों को क्या करता है, वो इंस्पायर करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत सही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पोस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर फॉर्म द बेसिस ऑफ, इसका मतलब है कि व्यक्ति का जो पिछला अनुभव है उससे क्या होगा। नोइंग होगी, जानना, अटेंशन ध्यान, एक्टिवेटिंग क्रियाशील, लर्निंग सीखना। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इस वाला पीडीएफ में आपको देख लेना। पास्ट एक्सपीरियंस जो है आपका, ठीक है, तो क्या चीज को, जो आपके जो बेसिक है उसको फॉर्म करेगा, एक बनाएगा, इसको क्या करेगा, बनाएगा। किस चीज को बनाएगा वो, तो आपको जवाब देना है इसको, ठीक है। क्या चीज को एक तरह से फॉर्म करेगा, जो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो इंडिविजुअल फॉर्म द बेसिक ऑफ, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो व्यक्ति का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उस जो आपका जो बेसिक है उसको किस बेसिक का निर्माण करेगा, किसके एक तरह से इसको फॉर्म करेगा। तो क्या नॉलेज के लिए करेगा, अटेंशन के लिए करेगा, आपके एक्टिवेटिंग के लिए करेगा, या फिर आपका लर्निंग के लिए करेगा। तो क्या चीज को फॉर्म करेगा वो, तो लर्निंग के लिए। क्या हो जाएगा इसका, जल्दी जवाब दो आप। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चे का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हम जो सीखते हैं ना, कहते हैं ना, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जो हमारा है ना इनसाइड थ्योरी, हमें कुछ एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को क्या किया हमने, ऑन द स्पॉट हमारे सामने जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपने एक्सपीरियंस का यूज किया, और एक्सपीरियंस का यूज करके जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम थी हमने वहां पे सॉल्व किया था, ठीक है। तो हमें किसके लिए होता है, ये होता है हमारा लर्निंग के लिए, ठीक है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चले। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसिडेंटल लर्निंग इज आल्सो नोन एज अनविलिंग लर्निंग। इंसिडेंटल लर्निंग को अनविलिंग लर्निंग भी कहा जाता है। अनविलिंग मतलब जो अइच्छा से सीखा गया हो। हेयर लर्निंग टेक प्लेस, इसका मतलब है कि इस स्थिति में जो लर्निंग होगी वो एक तो इमिटेशन के द्वारा होगी, इमिटेशन मतलब नकल के द्वारा होगी, और दूसरा आपको ऑप्शन में से बताना है, ऑब्जर्वेशन से होगी, कंडीशन से होगी, इंटरेस्ट से होगी, या फिर बिहेवियर से होगी। देखो मैंने आपको कल के क्वेश्चन में बताया था, बहुत अच्छे से बताया। देखो आपके सामने दो चीज होता है, एक होता है आपका विलिंग। विलिंग मतलब जो आपके मन से हो, जो आपकी इच्छा से हो, आपका मन करेगा तो आप पढ़ोगे, आपका मन नहीं करेगा। पर्पस का नियम क्या कहता है हमारा, ठीक है। पर्पस का नियम कहता है भाई, जो पढ़ने वाला जो लर्नर है, अगर उसके पढ़ने का अगर मन है तो पढ़ेगा, अगर उसके पढ़ने का अगर मन नहीं है तो चीजों को नहीं पढ़ेगा, कुछ भी कर लो वहां पे। कौन सा करता है, सॉरी, रेडिनेंस का नियम कहता है, पर्पस का नहीं, सॉरी। रेडिनेंस का नियम क्या कहता है, जब तक सीखने वाला जो लर्नर है अगर सीखने के लिए तैयार नहीं, आप उसको सिखा नहीं सकते हो। तो यहाँ पे एक्सीडेंटल लर्निंग होता है। एक्सीडेंटल को हम क्या बोलते हैं, हम एक्सीडेंटल को अनविलिंग भी बोलते हैं। अनविलिंग इसलिए बोलते हैं कि हम, ये हमारी इच्छा से नहीं होता, ये अचानक हो जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो आपका ये हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, जो एक्सीडेंटल जो लर्निंग होता है, आप जो ये लर्निंग करते हो किसके किसके थ्रू करते हो, एक तो आपका हो गया इमिटेशन, यानी एक नकल के थ्रू करते हो, और इसके अलावा इसके चार ऑप्शन में से क्या जवाब होगा। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपके सामने ऑब्जर्वेशन और एक्सीडेंटल आ गया तो हमेशा ऑब्जर्वेशन हमारा एक्सीडेंटल लर्निंग में आता है। जबकि आपका जो आपका क्या चीज होगा, अगर पर्पजफुल हो, आपका पर्पजफुल होता है, आपका रोट लर्निंग है, आपका रैशनल लर्निंग है, ये सब आपके डेलिब्रेटिंग लर्निंग में आते हैं, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा हो गया हमारा इमिटेशन। ये इसके दो बेस्ट मेथड होते हैं एक्सीडेंटल लर्निंग का। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। लॉ ऑफ रेडीनेस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ स्टेप्स ऑफ लर्न टीचिंग। इसका मतलब है जो लॉ ऑफ रेडीनेस है उससे स्टेप्स ऑफ टीचिंग का कौन सा स्टेप पूरा होता है, प्रिपरेशन, नॉलेज, कैरेक्टर, या फिर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सीधी सी बात है। क्वेश्चन क्या कह रखा, जो लॉ ऑफ रेडिनेंस है, मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत बताया था रेडिनेंस के बारे में, अभी मैंने आपको बताया था रेडिनेंस के बारे में, कि रेडिनेंस के जो रेडिनेंस का जो नियम होता है, जो सीखने के जो आपके स्टेप होते हैं, उसमें किस चीज को फॉर्म करता है, किस चीज को बनाता है, वो किस चीज का निर्माण करता है, तो आपको जवाब देना है।
तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। मैंने कहा था रेडिनेस का नियम क्या कहता है, जब तक सीखने वाला तैयार नहीं होगा ना, आप उसको सिखा नहीं सकते हो, तो क्या हो जाएगा ये। और रेडिनेस का नियम कहाँ पे यूज करते हैं, तो हम प्रिपरेशन में करते हैं, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो। तो इसका जिसने जवाब दिया क्या हो जाएगा इसका, अभी तो दे दो जवाब, इसका हो जाएगा का प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन के फॉर्म को क्या करता है, प्रिपरेशन की चीज को फॉर्म करता है, उसको निर्माण करता है, उसको बनाता है। और नियम क्या कहता है ये नियम क्या ये कहता है कि सीखने वाला पर्सन अगर सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसको सिखा नहीं सकते हो। ये हमारा रेडिनेंस का नियम होता है, हम इसको प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो शायद हमारा यहाँ पे चीजें क्लियर है आपका। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेट ऑफ लर्निंग डिपेंड अपॉन द ऑफ द सब्जेक्ट टू द इंडिविजुअल। इसका मतलब है किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, जो रेट ऑफ लर्निंग है वो किस चीज पर डिपेंड करती है। अनिवार्यता, इसेंशियलिटी पर निर्भर करती है, नॉलेज पर निर्भर करती है, पर्पस पर, या फिर इंटरेस्ट पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े बहुत ही आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे, पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन जो जवाब आप दे रहे हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ठीक है। और आपको कुछ बच्चों को डाउटफुल लग रहा होगा, पर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जबकि आपके सामने आ जाए ये 4 ऑप्शन आए, और 4 ऑप्शन में अगर आपके सामने ये चीज आपका, अगर आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से अगर ये सामने है आपका अनिवार्यता, फिर आपका इसेंशियलिटी है आपका, तो हमेशा इसके साथ ही जाना। जो हमारा लर्निंग का जो डिपेंड करता है ना, जो हम लर्निंग करते हैं उसका जो रेट होता है, उसका जो एक तरह का स्टेप होता है, जो हम किस तरह से सीखते हैं, ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये करते हैं आपके अनिवार्यता पे, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, उसको नेचर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नेचर। जो सब्जेक्ट का कैसा नेचर है, अगर आपके अकॉर्डिंग है तो आप उसको सीखोगे, अच्छे रेट से सीखोगे। अगर अगर उसका नेचर, जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो उसका नेचर आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उसका जो रेट होगा, जो सीखने का कहीं ना कहीं अलग हो सकता है आपका, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, पर डिस्ट्रिक्ट इसको प्रीफर किया है। इसका राइट आंसर आपका हमेशा ये चीज क्लियर करना है। जो मुंबई का जो पेपर है उसमें भी आपका ऑप्शन ए प्रीफर किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लर्निंग इज ए प्रोसेस। लर्निंग कैसा प्रोसेस होता है? डेफिनेट प्रोसेस होता है, नन ऑफ दीज, फिक्स्ड, या फिर कॉन्टिन्यूस? तो ये तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल 100% जवाब देना है। इसका क्या हो जाएगा, जो देखो जो हमारे जो लर्निंग होता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, जो लर्निंग हो चाहे वहां टीचिंग हो, ये डायनेमिक और कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं। कैसे होते हैं, कंटिन्यूस और डायनेमिक प्रोसेस होता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों को जो बिल्कुल जवाब सही आ रहे हैं, और किसके साथ जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। जो हमारा लर्निंग होता है, हमारा टीचिंग होता है, ये कैसा होता है, कंटिन्यूअस और डायनेमिक प्रोसेस होता है। आपसे पूछ लेगा कभी कभी क्वेश्चन में कि डायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, टीचिंग होता है, लर्निंग होता है, तो आपको जवाब देना होता है वहां पे, ठीक है। तो हमारा जो लर्निंग होता है कंटिन्यूअस और डायनेमिक प्रोसेस होता है। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लर्निंग इज बेस्ड ऑन पास्ट, टेस्ट, एक्सपीरियंस, नॉलेज, या फिर मार्क? तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी इसका क्वेश्चन एक ऊपर आया था, शायद आपने फोकस किया होगा, ठीक है। जो हमारा जो लर्निंग होता है किस पे आधारित होता है, पास्ट, कौन से पास्ट पे आधारित होता है, पास्ट एक्सपीरियंस पे, पास्ट टेस्ट पे, जो आपके पास्ट नॉलेज पे, या फिर आपके पास्ट मार्क्स पे। तो आपको जवाब देना, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। 100%, 1-2% बच्चों को कम नहीं आ रहे, हर किसी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और किसके साथ जा रहे हैं बच्चे, एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं, एक्सपीरियंस। जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमारा अनुभव होता है, उसी पर आधारित हमारी जो लर्निंग होती है। मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। हम कहते हैं जो टीचर जो होता है अच्छे से कब पढ़ाता है आपको, चाहे टीचिंग हो चाहे हमारा लर्निंग हो, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे ही आधारित होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो अभी आप सीआईटीएस कर रहे हो, तो जो चीज आपने वहां पे पढ़ा था आईटीआई में, उसी को थोड़ा सा आपने इंप्लीमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी को इंप्लीमेंट करके इसको सीख रहे हो, यानी पास्ट एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आप उसका यूज कर रहे हो ना उसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका कि डेलिब्रेट लर्निंग एक लर्नर के द्वारा होती है, नॉलेज से, पर्पसफुल एफर्ट के द्वारा, इंटरेस्ट के द्वारा, या फिर बिहेवियर के द्वारा? तो देखो मैंने आपको अभी बताया था, जब भी आपके सामने ये चीज आया ना, यहाँ पे देखो, अगर आपके सामने हमारे जो लर्निंग होती है बेसिकली, तो ऐसे बहुत से टाइप होते हैं।
पर हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे डेलिब्रेटिंग, ये फिर डेलिब्रेटेड बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल में जो मोस्टली कौन सा होता है आपका? एक होता है आपका ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है आपका इमिटेशन, यानी कि नकल वाला और ऑब्जर्वेशन वाला। इसके जो दो आपके ये मेन पॉइंट होते हैं, उसके दो मेन पार्ट होते हैं। पर जब आपके सामने आ जाए डेलिब्रेटेड या फिर डेलिब्रेटिंग लर्निंग आ जाए, तो सबसे पहला क्या होता है? जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्पजफुल। तो जब भी आपके सामने आए डेलिब्रेटेड लर्निंग, तो सबसे पहला तो होता है आपका पर्पजफुल, और दूसरा क्या होता है? दूसरा दूसरा आपका मैकेनिकल हो सकता है आपका, ठीक है, और आपका कौन सा होता है? रैशनल लर्निंग हो सकता है, और रोट लर्निंग भी होता है इसका। कौन सा होता है? रोट लर्निंग भी होता है इसका, पर मेन इसका कौन सा होता है? पर्पजफुल। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित चार ऑप्शन में से कौन सा रिस्पॉन्स के साथ इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड होता है? नोइंग जानना, नॉलेज ज्ञान, लर्निंग सिखाना, स्टिमुलस प्रेरित करना। तो देखो अभी क्वेश्चन था ना, पांचवा और छठा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम था हमारा। वहां पे क्या था? रिस्पॉन्स था, पर आगे क्या लिखा हुआ था? सिचुएशन लिखा हुआ था। और क्या था? सिचुएशन और रिस्पॉन्स दोनों एक लिंक नहीं होते हैं, तब आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका इनकरेक्ट था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ये क्या होता है? दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? इंटररिलेटेड होते हैं, ठीक है, हमेशा एक से दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। उसमें क्वेश्चन क्या था कि आपका रिस्पॉन्स और सिचुएशन एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं नॉट जो शब्द था ना वो गलत था, और जो आपका सिचुएशन था उसका जो हमारा स्टिमुलस होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं देख रहा हूँ जवाब बिल्कुल सही दे रहा है इसका जवाब, और क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिचुएशन स्टिमुलस। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हमेशा इंटररिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तभी तो हमारा जो नियम होता है ना, कौन सा? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तभी तो हम इसको बॉन्ड थ्योरी कहते हैं कि हमारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तभी तो हम इसको क्या कहते हैं? कनेक्शनिज्म बोल देते हैं हम इसको। और क्या बोलते देते हैं हम इसके अलावा उसको? और क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलने के बाद बॉन्ड थ्योरी भी बोल देते हैं, जो हमारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी था। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कठिन परिस्थितियों में सक्सेस प्राप्त करना कहलाता है वीक माइंड, डिटर्मिनेशन, गेस, या फिर फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखो ये भी आपका बहुत सही क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब मुझे लग नहीं रहा कि आप इस क्वेश्चन को गलती करोगे। इसका क्या हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जवाब बिल्कुल सही आ रहे बच्चों के। तो क्या हो जाएगा इसका? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका, जल्दी। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। यहाँ पे आपसे सामने क्या कह रहा हूं कि आप कोई भी टारगेट आपके सामने है, सपोज करो जो हमारा शॉर्ट एनालिसिस है ना, मैं बताऊंगा उसको कनेक्ट करके, कि यहाँ पे जो भी आपके सामने जो टारगेट होता है, उस टारगेट को जो प्राप्त करने जाते हो, तो आपके सामने क्या होता है? आपके सामने बहुत सी मुश्किल आती है। कैसे आती है? कंडीशन आपके सामने ऐसा आता है जिससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसे कंडीशन आता है आपका? तो आपके सामने कैसा आता है? तो आपके सामने सरकमटेंस वाले पोजीशन हमारे आते हैं, यानी कि एक तरह से प्रतिकूल आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिससे आप अपने सक्सेस से पीछे हट जाते हो। तो आपके अंदर ऐसा क्या चीज है, तो उस चीज को आप बीट करके आप अपने टारगेट को प्राप्त कर लो। तो अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आपके अचीव करने की धारणा है, तो आप अपने गोल को प्राप्त कर सकते हो। उसके सामने कैसी प्रॉब्लम आ जाए यार, कैसे भी चीज आए, मैंने आपको बताया था ना कि आप अपने वीकनेस को अगर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देते हो, तो आपके सामने कितनी भी थ्रेड आ जाए, कितनी भी चुनौती आप अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हो। वैसे ये भी है कि आपके सामने क्या है, आपके सामने बहुत ही कंडीशन ऐसी है कि जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा, और पढ़ने के बाद भी आप अपने सक्सेस को, अपने गोल को प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जीत करने की भावना होनी चाहिए। मैं इसको क्यों नहीं प्राप्त करूंगा, क्या दिक्कत है, मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसको पटक कर रख दूंगा, ठीक है। तो उसको चीत कर दोगे आप। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो ठीक है, अगले पे चलते हैं। बी फेयर बट फेम, अच्छे और इसके साथ साथ बनो लेकिन मजबूत बनो। इसका मतलब है जो आपका कैरेक्टर है वो मजबूत हो, इसके लिए क्या हो, आप अच्छे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, पॉजिटिव, या फिर हैप्पी। हम कहते नहीं क्या भाई, एक ही दोस्त बनाओ, पर ऐसा बनाओ कि आपके सामने हमेशा खड़ा रहे। आप जब भी बुलाओ हमेशा आपके लिए खड़ा रहे। ऐसे नहीं कि बेटा जब झगड़ा हुआ चुपचाप निकल लिया हो, और जब पार्टी की बारी आई तो फोन में बेटा पूछ रहा कि सर आ जाऊं क्या पार्टी करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है? फ्रेंडली, आप एक ही दोस्त बनाओ,
ठीक है, अच्छे बनो पर मजबूत बनो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनो, तो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब बहुत से बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और इसका क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। और कभी कभी आपसे पूछता है जो इंस्ट्रक्टर होता है उसका बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए। जब तक वो ट्रेनिंग के साथ फ्रेंडली नहीं होगा उनके प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएगा, जब उनके प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएगा तो उनको एक तरह से गाइड वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी उसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेमोरी क्या होती है जबकि ओरिजिनल स्ट्रक्चर इंटैक्ट एज फार एज पॉसिबल? जबकि जो मैसेज है उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है उसके साथ कोई भी छेड़खानी ना की जाए। बिहेवियर, रिप्रोडक्शन, रिमेम्बरेंस या फिर इंटरेस्ट? तो इस क्वेश्चन को तो आप गलत नहीं करोगे क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया था कि मेमोरी क्या होता है, कैसे करेंगे। देखो मेमोरी क्या कह रहा है यहाँ पे, मेमोरी इज द डिफाइंड पास्ट एक्सपीरियंस एट डिजायर्ड मेमोरी कीपिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर इंटैक्ट एज फॉर ए पॉसिबल। यानी क्या कह रहा है, जो आपका ओरिजिनल कंटेंट है उसको एक तरह से बनाए रखते हुए, ठीक है, उसको बनाए रखते हुए आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके अनुभव के आधार पर, उसके एक तरह से एक्सपीरियंस के आधार पर उसको क्या एक तरह से डिफाइन किया जाता है। तो क्या चीज होगा वो, तो हम क्या बोलते हैं उसको, रिकॉग्निशन बोलते हैं ना, शायद याद है आपको, रिकॉग्निशन वाला चीज बता रहा है इसमें आपका, यानी एक तरह से पुनर्सृजन करते हैं उसको, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो क्या चीज है आपका, इसका हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एक चीज आपका और हो सकता था, क्या चीज हो सकता था आपका, क्या चीज हो सकता था, यहाँ पे देखो, पास्ट एक्सपीरियंस इज द डिजायर्ड मेमोरी, यानी कि किसी भी मैसेज को जो आपका ओरिजिनल कंटेंट है उसको बनाए रखते हुए, ठीक है, उसको बनाए रखते हुए मेमोरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे चीज करेंगे। तो ये हमारा क्या था, रिकॉग्निशन था ना, चौथा ऑप्शन। किसी भी मैसेज को, किसी भी कंटेंट को उसके ओरिजिनल फॉर्म को बनाए रखते हुए उसको प्रोड्यूस करना, उसको एक तरह से क्या करना, उसको एक तरह से उसको सामने प्रदर्शित करना, हमारा क्या था, रिकलेक्शन था, रिकॉल था। उसी को हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं ना रिप्रोडक्शन है, उसको हम दोबारा एक तरह से क्या कर रहे हैं, सर्जन कर, उसको रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिप्रोडक्शन, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रिंग्स आर ऑफ टू ग्रुप्स एंड सोशल। प्रवृत्ति जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पहली है सोशल और दूसरी आपको बतानी है अचीवर्स, नन ऑफ दीज, इंडिविजुअल या फिर लर्नर। तो यहाँ पे देखो किसके बारे में बात करें, प्रवृत्ति या फिर बोलते हैं इसको इंस्टिंक्ट, यानी इंस्टिंक्ट क्या बताया था मैंने आपको, ज्ञान बोध या फिर ज्ञान, क्या बताया था, सॉरी ज्ञान बोध नहीं, आत्मबोध या फिर आत्मबल। ज्ञान बोध तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेप्शन हो जाएगा। इंस्टिंक्ट इसको हम प्रवृत्ति भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं आत्मबोध या फिर बोलते हैं आत्मज्ञान, वही चीज आपका। इसके दो ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे देखो, इसके दो ग्रुप होते हैं। मैंने आपको बताया था इसके 3 स्टेप थे ना, एलिमेंट थे, कौन कौन से थे वो कौन था आपका, कॉग्निटिव था आपका, और अफेक्टिव था, और तीसरा था आपका कोनेटिव था। क्या था आपका, कोनेटिव था आपका, ठीक है, यानी कि साइकोमोटर वाला। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दो ग्रुप है आपका, एक तो आपका सोशल हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और क्या हो जाएगा, एक हमारा सोशल हो गया तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके क्या होते हैं, एक हो गया सोशल आपका, एक हो गया आपका इंडिविजुअल। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंसेप्ट आर द फॉर्मेशन ऑफ आइडिया एंड नोशन ड्यू टू द परसेप्शन, स्टिमुलेशन, इंस्पायरिंग, अटेंशन। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है, मैं अभी बता रहा हूँ। ये शायद आपको अगर अच्छे से जिसने पढ़ा होगा क्वेश्चन को उसने समझ गया होगा। ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में दे चुका हूँ, ठीक है। ये हम जो टेस्ट नंबर जो 9 दिया था उसमें 35 से 36 नंबर क्वेश्चन मेरा यही था। वहां पे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं वहां पे था आपका कंसेप्चुअल था ना, वहां पे क्या था आपका, कॉन्सेप्चुअल था वहां पे, ठीक है। यदि जो हमारा कॉन्सेप्चुअल है आपका, वो कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है, किसके द्वारा बनता है, जो आपके सामने जो दिमाग में जो आइडिया आता है आपका, ठीक है, जो आपका नोशन होता है, ये किसके वजह से बनता है आपका, किसके वजह से ड्यू किसके वजह से होता है। तो मैंने आपको बताया था ये होते हैं आपके किसके, परसेप्शन की वजह से। किसके वजह से होते हैं, परसेप्शन की वजह से। परसेप्शन की वजह से क्या होता है आपका, तो परसेप्शन की वजह से आपके दिमाग में क्या होता है, आइडिया आ गया, ठीक है, उसके बाद से आपका नेशन आ गया, एक तरह से क्या आ गया, उसका सृजन हो गया, उसका विचार आ गया,
विचार आने के बाद आपके उसके बाद क्या आ गया, विचारों का एक तरह से सृजन हो गया, उसको एक तरह से बन गया वो। तो इसके बनने से बाद क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट बनता है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बताया था मैंने, कॉन्सेप्चुअल बताया था ना वहां पे, ठीक है, यानी कि अवधारणा। तो ये जो सबसे पहले क्या आता है हमारा, पहले हमारा आएगा स्टिमुलस, फिर हमारा क्या आएगा, परसेप्शन, या फिर हाँ परसेप्शन आ जाएगा, या फिर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, परसेप्शन से पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले हमारा स्टिमुलस आ जाएगा, स्टिमुलस के बाद हमारा आएगा सेंसेशन, सेंसेशन के बाद हमारा परसेप्शन आता है, और परसेप्शन के बाद हमारा कॉन्सेप्चुअल आता है, फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे सिस्टमेटिक तरीका होता है, मैंने आपको बताया था। तो कॉन्सेप्ट में या फिर आपके कॉन्सेप्चुअल में क्या क्या आता है, किसके वजह से जो आइडिया नोशन आते हैं, तो आपके परसेप्शन की वजह से आते हैं। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है, इसका हो जाएगा परसेप्शन, या फिर ज्ञान बोध से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्ञान बोध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Continuous evaluation is essential for effective. Continuous evaluate करना जरूरी होता है इफेक्टिव टेस्टिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, लर्निंग के लिए, या फिर राइटिंग के लिए। तो ये देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसका तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी इसका जवाब गलत देगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दो इसको। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। कि हम किसी भी चीज को कंटिन्यूअस उसका एक तरह से मूल्यांकन करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, किसके लिए, जिससे हमारा क्या चीज इफेक्टिव हो, क्या चीज हो हमारा। तो हमारा जब लर्निंग को हम इफेक्टिव करते हैं, चीजों को कितना सीख रहे हैं, क्या चीज नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने लर्निंग को क्या करते हैं, हम चीजों को एक तरह से क्या करते हैं, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन करते हैं, चीजों को जांचते रहते हैं कि हमने पहले क्या सीखा था, क्या चीज नहीं सीखा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग। लर्निंग को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस एक तरह से हम उसको जांचते हैं कि हमने क्या सीखा, क्या चीज नहीं सीखा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूटिलाइजेस सेंसेस विच आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टू ए। इसका मतलब है कि वो निम्नलिखित चार ऑप्शन में से वो कौन है जो अपने सेंसेस को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करता है, लर्नर, टीचर, नन ऑफ दीज, या फिर लर्नर और टीचर। ये क्वेश्चन मैं टेस्ट नंबर 5 या 6 में करा चुका हूँ, ठीक है। जो हमारे जो सेंसेस हैं सबसे ज्यादा कौन यूटिलाइज करता है, सबसे ज्यादा कौन यूज करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है, लर्नर के लिए होता है, या फिर आपके टीचर के लिए होता है, इंस्ट्रक्टर के लिए होता है, ट्रेनिज के लिए होता है। तो सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, जल्दी जवाब दो। इसका जिसने जवाब दिया ट्रेनिज यानी लर्नर के लिए सबसे ज्यादा, हम कहते हैं ना कि हमारे जो ये सेंसेस है एक से ज्यादा हमारे, देखो पहले हम ओवरहेड प्रोजेक्टर से पढ़ाते थे, अब हम एलसीडी प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे जो सेंस ऑर्गन है एक से ज्यादा मल्टी सेंस हमारे यूज करें हमारे लर्निंग के लिए, और हम चीजों को अच्छे से सीख जाएं। इसलिए तो हम आज के टाइम पे हाई स्टेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसमें हमारा ऑडियो भी हो और विजुअल हो, जिससे हमारे मल्टी सेंस यूज करें, और मल्टी सेंस यूज करें हम, और उससे हमारी जो लर्निंग हमारी बेस्ट हो जाए, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट किसके लिए होता है, तो लर्नर के लिए होता है, ट्रेनर्स के लिए होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन। साइकोलॉजी किस चीज का साइंस है ह्यूमन के प्रति, पर्सन, कैरेक्टर, नेचर, या फिर बिहेवियर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जवाब भी बहुत सही आ रहे बच्चों के। तो क्या हो जाएगा इसका, जल्दी जल्दी जवाब दो, बहुत से बच्चों ने अभी तक जवाब नहीं दिया। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन, क्या ह्यूमन, क्या आगे बताओ, मनोविज्ञान, मानव का विज्ञान है, ठीक है। किस चीज के लिए विज्ञान है, तो यहाँ पे बताओ बिहेवियर का विज्ञान है। कैसा आपका बिहेवियर कहेंगे ना इसको। ये जिसने जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है आपका साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कोई मुझे बताएगा कि कौन से सेंचुरी में साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कहा गया था, कोई बता सकता है क्या इसका, कोई भी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लर्नर लर्न्स बेस्ट व्हेन दे आर विलिंग, रिक्वायर्ड, लिसन, पर्पस। तो यहाँ पे जिसने जवाब दिया था, यहाँ पे देखो जो हमारा साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कौन सी सेंचुरी में कहा गया था, जल्दी जवाब दो। किसने जवाब नहीं दिया, तो आपके लास्ट सेंचुरी में कहा गया था। कब, आपके 20वीं सेंचुरी से लेकर अभी तो जो प्रेजेंट है ना हमारा, तो हमारा साइंस ऑफ बिहेवियर के नाम से ये आपका, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखो, तो हमारा इसका जवाब क्या हो जाएगा, आपको जवाब दो। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 24 के भी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और क्या हो जाएगा 24 का, जल्दी 24 का, कुछ बच्चों ने जवाब अभी तक नहीं दिया। तो जो हमारा जो लर्नर है,
सीखने वाले बेहतर कब सीखते हैं? जो सीखने के लिए हमारे रेडियंस के नियम पे फोकस करो यार। यहाँ पे क्या कह रहा है? लर्नर लर्न व्हेन दे आर। है जो ये सीखने वाला है कब सीखने पे फोकस करता है? जब सीखने के लिए तैयार होता है यार, सीखने के लिए तैयार, जब उसका सीखने का मन होता है। रेडिनेंस का नियम हमारा यही तो कहता है, विलिंग। जब तक बच्चों को विलिंग नहीं होगा, सीखने का मन नहीं होगा, आप उसको सिखा नहीं सकते हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब तक आपका मन नहीं होगा ना सीखने का, मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर दम तोड़ दूं, आप सीखने के नहीं। ठीक है, जब तक आपका मन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लर्नर लर्न बेटर, लर्नर बेटर तरीके से लर्न करता है व्हेन दे आर अवेयर ऑफ लर्निंग। इसका मतलब है जब किस चीज का हो उनको अंडरस्टैंडिंग हो, मीनिंग हो, रिटेनिंग हो, या फिर पर्पस पता हो। तो यहाँ पे भी देख रहा हूँ मैं जवाब बच्चे को बिल्कुल सही आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका? जल्दी देखो यहाँ पे क्या है, एक लर्नर है, बेटर चीजों को बेटर कब समझेगा वो, कब सीखेगा वो? जल्दी आपको जवाब देना। देखो हमारे क्या होता है, हमारे जो भी लेसन प्लान देते हैं, चाहे टीचिंग करते हैं, हमारे 4 स्टेप होते हैं। पहला हमारा प्रिपरेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा टेस्ट। तो प्रिपरेशन में 2 नियम यूज करते हैं। कौन कौन सा? पर्पस करते हैं और रेडिनेंस का नियम। रेडिनेंस का नियम क्या कहता है? जब सीखने वाला जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, आप उसको सिखा नहीं सकते हो। ठीक है, जब तक सीखने वाला सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, आप उसको सिखा नहीं सकते हो। और दूसरा नियम क्या कहता है? पर्पज का नियम, कि एक बंदा तभी सीखता है, जब भी सीखता है जब उसको सीखने का पर्पज पता हो, उसको उद्देश्य पता हो। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा इसके पेपर आपका होगा ही नहीं, तो क्या आप सीखोगे? वहां पे सीखने में आपका मन लगेगा? जब एक तरह से वहां पे जागरूक होगे, अवेयरनेस होगे, नहीं होगे ना, जब तक आपको सीखने का पर्पज ही नहीं पता होगा कि आप इसका यूज कैसे करोगे। इसलिए हम प्रिपरेशन में 2 नियम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो इसका हो जाएगा पर्पज। जब आपको उद्देश्य पता रहेगा तभी आप चीजों को बेहतर तरीके से सीखते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, चलो चलते हैं। लर्नर सीखता है एट हाफ रेट, डिफरेंट रेट, सेम, या नन ऑफ दीज। ये भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चे को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। देखो हर क्लास में हर किसी का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, सबको सेम कंटेंट पढ़ाया जाता है, पर हर कोई आपका अलग अलग रेट से सीखता है। क्यों? हर किसी का एटीट्यूड और आपका आईक्यू लेवल हर किसी का अलग अलग होता है। यानी कि जो सीखने का रेट होता है सबका डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, डिफरेंट, भिन्न होता है, सबके सीखने का जो रेट होता है अलग अलग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थिंकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, यानी कि थिंकिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ओल्ड आइडियाज का यूज करते हैं। कैसे? कलेक्ट करके, रीअरेंज करके, रिमेंबर करके, या फिर करेक्ट करके। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। कैसा प्रोसेस? एक ही चीज बताऊंगा, कैसा प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, अपने पुराने आइडिया से क्या कर रहे हो, आप पुराने आइडिया को एक नए चीज में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, उसको डेवलप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप अपने पुराने विचारों को क्या कर रहे हो, एक चीज क्या चीज करके उस चीजों को एक नए फॉर्म में, नए वंश में चेंज कर रहे हो। तो क्या चीज है वो? ठीक है, उसको विकास करने के, उसको डेवलपमेंट करने के क्या कर रहे हो। तो भाई जो भी आपके सामने जो पहले के आइडिया है उसको क्या करोगे, एक तरह से रीअरेंज करोगे ना, उसको रीअरेंज करके जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक तरह से आप यूज करोगे, नहीं करोगे। ठीक है, इसका क्या करोगे? रीअरेंजिंग, यानी कि उलटफेर करोगे, उसको क्या करोगे? रीअरेंजिंग करोगे। आप अपने पुराने आइडिया को रीअरेंज करने के प्रोसेस को, रीअरेंज करने के प्रोसेस के द्वारा हम उसको एक तरह से डेवलप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, शायद आपके यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। इंट्रोस्पेक्शन, और 4 ऑप्शन है आपके सामने। ये पूछ रहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को सीखने के लिए आप इंट्रोस्पेक्शन के साथ किस चीज का यूज करोगे? बिहेवियर, कैरेक्टर, ऑब्जर्वेशन, या फिर इंटरेस्ट। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, कई बार, जो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी हो चाहे आपका जनरल साइकोलॉजी हो, ठीक है, इसके 2 मेन मेथड होते हैं इसको स्टडी करने के लिए। इसको 2 मेथड होते हैं। कौन कौन सा होते हैं मैंने आपको बताया था। एक तो हो गया आपका यहाँ पे दे रखा है इंट्रोस्पेक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या आपका सेल्फ स्टडी, क्योंकि सबसे ज्यादा हम अपने बारे में जानते हैं, अपने आवाज के खुद को हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा आपका कौन सा मेथड होता है? तो दूसरा आपको अच्छे से पता है, हर बच्चे के जुबान पे मैंने रटवा रखा, रट्टा मरवा रखा बिल्कुल। तो दूसरा होता है हमारा ऑब्जर्वेशन और इंट्रोस्पेक्शन हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के 2 मेन मेथड होते हैं उसको एक स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तंत्रिका तंत्र में हैबिट
कैसा रिस्पॉन्स होता है? ऑटोमेटिक, बाय चांस, रैंडम या फिर एट वंस? तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आपको बताना है इसका जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चे को जवाब भी बिल्कुल बहुत ही सही आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका? जो हमारा जो न्यूरस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया था कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और आपको दोबारा नहीं बताऊंगा। तो जो उसमें आपका रिस्पॉन्स होता है ना, तो जो आपका रिस्पॉन्स देते हो किसी हैबिट के लिए, तो कैसा रिस्पॉन्स होता है वो? क्या उसके लिए आप चेंज करते हो? रैंडम होता है? कैसा होता है? ऑटोमेटिक होता है? कैसा होता है? ऑटोमेटिक होता है। हमारे सेंस ऑर्गन सही से काम करते हैं और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। उससे वजह से हमारा जो होता है हैबिट वगैरह बनता है। तंत्रिका तंत्र के औसत का ऑटोमेटिक क्या होता है, उसको जवाब देता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, वो कैसा रिस्पॉन्स करता है? ऑटोमेटिक। उसको कितने सब रैंडम चीज नहीं करता, वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिक देगा। कहीं आपको कुछ ठंडा लगा, ऑटोमेटिक उसने आपको रिस्पॉन्स कर दिया। यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना। द रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द बॉडी एट ए होल इज नोन एज। इसका मतलब है जो रिएक्शन हमारी बॉडी प्रोवाइड करती है एक साथ, कब? इज नोन एज, ठीक है। ऐसा कब करती है? जब कोई स्टिमुलस होता है, रिस्पॉन्स होता है, इंस्पायरिंग होता है, या फिर अटेंशन। तो यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। क्या हो जाएगा? देखो, जो हमारी एक तरह से जो पूरी बॉडी होती है ना, हमारी जो हमारी बॉडी होती है, पूरी कंप्लीट बॉडी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हमारे रिएक्शन कब प्रोवाइड करती है? मैंने आपको बताया था रिएक्शन कब प्रोवाइड करती है, जब रिस्पॉन्स मिलता है। क्या रिस्पॉन्स मिलता है तब वो एक्शन देती है ना आपकी। जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा भाई, एक्शन कैसे करेगा वो, ठीक है। यानी पूरे शरीर के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो पूरे शरीर द्वारा जो पूरी बॉडी है, जो रिएक्शन करोगे उसको किस प्रोसेस के रूप में जाना जाता है, किसके फॉर्म में जाता है? रिस्पॉन्स के नाम में जाता है। जो हम पूरा रिएक्शन प्रोवाइड कराते हैं ना, तो उसको हम एक तरह से रिस्पॉन्स की तरफ से जानते हैं। आपने रिएक्शन दिखाया, आपने कुछ दिन मैंने आपको पढ़ाया, आपने मैसेज कर दिया, तो हम आपको रिएक्शन कैसे जानूंगा आप रिएक्शन कर रहे हो? तो उसका उसकी क्या हो? रिस्पॉन्स दे रहे हो ना आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, जवाब दे रहे हो। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका हो जाएगा रिस्पॉन्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लर्निंग थ्योरीज एक्सप्लेनिंग हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस। लर्निंग थ्योरी से हमें यह पता चलता है कि लर्निंग कैसे होती है। दीज थ्योरीज आर डिराइव्ड एंड बेस्ड ऑन बिहेवियर, साइकोलॉजिकल, रिमेम्बरिंग, या फिर एनवायरमेंटल। तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो यहाँ पे इतना लंबा तो क्वेश्चन है आपका, पर सिंपल में क्या कह रहा है आपका? सिंपल में आपसे ये कह रहा, क्या चीज कह रहा है आपका? से आपका ये कह, जो हमारे थ्योरीज वगैरह है आपके, जो हमारे सिद्धांत है, ठीक है, ये किस चीज पे बेस्ड है आपके? आपको पूरी कहानी नहीं पढ़ना, आपको घुमा फिरा के बता रहा है, या फिर आपसे ये पूछ रहा कि जो हमारा लर्निंग जो थ्योरीज है, जो एक्सप्लेन की गई है, ये किस चीज पे बेस्ड है, किस पे आधारित है आपका, ठीक है। तो हमारे जितने भी थ्योरीज वगैरह है, मैंने आपको बताया था सीखने की जो भी आपका लर्निंग की थ्योरी आ जाए, सब कुछ इसमें साइकोलॉजिकल है ना भाई। साइकोलॉजिकल यूज किया हमने, एजुकेशनल साइकोलॉजी यूज किया हमने। किस पे किया? जो हमारे नियम कानून है, जो भी हम सीखते हैं, जो भी चीज करते हैं, किस पे? हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी पे आधारित है। किस पे आधारित है? हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी पे आधारित है। इसका जिसने जवाब दिया साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर से, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी हमारे जो भी नियम है किस पे आधारित है? हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी पे आधारित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने वाला कब सीखता है? विलिंग, जब इच्छा होती है। नॉट विलिंग, इच्छा नहीं होती है। नॉट अंडरस्टैंडिंग, नहीं समझता है। या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन आपको देखो दोबारा आ चुका है। मैं बोलता हूँ ना, डीएसटी वाले क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं आपके आई के लेवल को चेक करने के लिए। 2018 के 17 के पेपर में भी ऐसे हुआ था, अगर आप नोटिस किया होगा तो आपने। सीखने वाला कब सीखता है? जब उसको सीखने का मन होता है भाई, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपका मन नहीं होगा तो भाई मैं यहाँ पे दम तोड़ दूं चिल्ला चिल्ला के, आप सीखने वाले हो नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं जवाब देख रहा हूँ, बिल्कुल 100% बच्चों को जवाब सही आ रहा है, ठीक है। यानी कि आप कहीं के सीख रहे हो, आपका मन है भाई। मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपका मन है कतई सीखने का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित चार ऑप्शन में से कौन सा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? लर्निंग, लिसनिंग, कनेक्टिंग, या फिर स्टडी। देखो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, ठीक है। तो हम एक चीज तो आप देख लो, आपके जो भी आप पेपर होंगे आपके 2020 के भी, तो वहां पे भी आपके 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। तो आप बिल्कुल फोकस करके जवाब देना है। एक में आपने अलग जवाब दे दिया, दूसरे में आपको अलग जवाब नहीं देना है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? तो हमारा जो टीचिंग चाहे लर्निंग हो, कंटिन्यूअस प्रोसेस और डायनेमिक प्रोसेस होता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। किसके साथ जा रहे हैं? ऑप्शन ए यानी कि लर्निंग के साथ जा रहे हैं, ठीक है। लर्निंग हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित चार ऑप्शन में से कौन सा
इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो प्रकार का होता है, मोटिवेशन, लर्निंग, टीचिंग या फिर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे भी देख रहा हूँ मैं बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, 100% बच्चों को जवाब सही आ रहा है। कैसा क्या चीज है जो तो हमारे दो टाइप के होते हैं, कैसा होता है इंस्टेंट, एक तो हमारा होता है क्या चीज, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक और दूसरा होता है हमारा एक्सट्रिंसिक, यानी कि एक तरह से जो हमारा इंटरनल होता है, दूसरा हमारा इंटरनल होता है पहला, दूसरा हमारा एक्सटर्नल होता है। तो क्या होता है हमारे बिहेवियर जो होते हैं ना, हमारे जो मोटिवेशन होते हैं, तो मोटिवेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में वाले जो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, अंदर से स्वस्थ बॉडी हमारी स्वस्थ, हमारी मेंटेलिटी सही है, हमारा एटीट्यूड बढ़िया है, तो हमारा इंटरनल है। एक्सटर्नल कोई हमें बाहर से मोटिवेट कर रहा है, हमारे जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना आपको। निम्नलिखित चार ऑप्शन में से कौन सा नेचुरल और जन्मजात रिस्पॉन्स होता है, इंस्टिंक्ट, नॉलेज, कैरेक्टर या फिर इंटरेस्ट। तो सर आपको याद होगा, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके टेस्ट नंबर 10 में दिया था, याद है आपको? किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है। ऐसा क्या चीज है जो आपके नेचुरल भी होता है, यानी कि सहज भी होता है आपका, और आपके इनबॉर्न भी होता है, यानी कि एक तरह से जन्मजात भी होता है, आपके जन्म के साथ होता है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया आपके, कौन सा रिस्पॉन्स है वो, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था क्या था आपका भाई, यहाँ तो जवाब दे दो। इंस्टिंक्ट यानी क्या, जिसे इसको प्रेरित करना भी बोलते हैं, इसका हजारों नाम है यार, इसको आत्मबोध भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको आत्मबल भी बोलते हैं, हम इसको प्रेरित करना बोलते हैं, और भी हजारों नाम है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है इंस्टिंक्ट। ठीक है, ये हमारा जन्मजात प्रक्रिया होता है और हमारा क्या होता है, सहज प्रक्रिया होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। सेंस ऑर्गन के साथ क्या किया जाए कि उसे स्टिमुलस कहा जाएगा, एक्टिवेशन, स्टिमुलेशन, अटेंशन या फिर नॉन ऑफ दीज। तो भाई ये क्वेश्चन भी मैंने आपको टेस्ट में दिया था, देख लो, जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, मैंने आपको कहा था उस दिन जब मैंने आपको टेस्ट नंबर 10 लिया था, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि इस टेस्ट में से करीब आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, और आने क्या देखो 18 में पहले आ चुके हैं भाई। कि जो हमारे जो सेंसरी नर्वस, हमारे जो नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, सेंसरी नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है मोटर नर्वस सिस्टम। तो जो हमारे सेंसरी जो ऑर्गन है, जो यार सर्कल जो नर्वस सिस्टम है हमारे, अगर वो चीजों की क्या चीज होगा, क्या चीज करेंगे जिससे हम फिर उसको हम स्टिमुलस कहेंगे। तो भाई जब हमारे नर्वस सिस्टम या फिर हमारे सेंस ऑर्गन अगर वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, तो हम एक्टिवेट होने को क्या कहते हैं, हम स्टिमुलस कहते हैं या फिर बोलते हैं सेंसेशन कहते हैं। हम क्या देखो, अगर एक्टिवेट हो गए स्टिमुलस है, किसके प्रति, अगर इन्वायरमेंट के प्रति अगर हो रहे तो आपका स्टिमुलस है। ठीक है, अगर एक्टिवेट हो रहे किसके प्रति, आपके स्टिमुलस के प्रति अगर एक्टिवेट हो रहे हैं, तब आपका क्या होगा, तो आपका सेंसेशन होगा। क्या होगा, सेंसेशन होगा। आपको अच्छे से उस दिन बताया था, इन्वायरमेंट के अगर आस अराउंडिंग हो रहा है आपका एक्टिवेट, तो आपका स्टिमुलस होगा। अगर स्टिमुलस के अराउंडिंग हो रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, आपका सेंसेशन हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर क्या है, एक्टिवेट हो रहा है वो। इसका जिसने जवाब दिया एक्टिवेशन, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। देखो सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, सारे एक ही क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। ठीक है, फॉरगेटिंग में क्या होता है, रिमूविंग फ्रॉम द ब्रेन द पास्ट एक्सपीरियंस आइदर होल और पार्सली। इसका मतलब है फॉरगेटिंग में आप जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको कंप्लीटली या फिर क्षणिक रूप से आप उसको क्या कहते हो, गवा देते हो। तो ये कैसे होता है, स्कैनिंग से, हेडिंग से, डिलीटिंग से या नन ऑफ दीज। तो देखो मैंने आपको मेमोरी पढ़ाया था, मेमोरी में दो चीज बताया था मैंने, एक होता है हमारा रिमेम्बरिंग और दूसरा होता है हमारा फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग में जस्ट अपोजिट होता है किसके, रिमेम्बरिंग के। तो आपसे क्या पूछ रहा कि रिमेम्बरिंग को क्या डिफाइन करेंगे, क्या होता है रिफाइनिंग या फिर रिमूविंग। यहाँ पे देखो रिमूव हो गया आपका, क्या हो रहा, आपके दिमाग से रिमूव हो गया फ्रॉम द ब्रेन द पास्ट एक्सपीरियंस इधर हुलो ऑफ पार्टिकल, यानी कि भूलने को या फिर मस्तिष्क में भूलने के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पिछले या पूर्णतः आंशिक रूप से अनुभव करता है। क्या चीज अनुभव करता है, तो आपको जवाब देना इसका, स्कैनिंग, नन ऑफ दीज, हेडिंग या फिर डिलीटिंग। तो आपको जवाब देना है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों को जवाब बिल्कुल सही है, कुछ बच्चे को ऊपर नीचे जा रहा है, पर मैं आपको बता दूं इसका रियल क्या हो जाएगा। तो इसका रियल आपका डिलीटिंग हो जाएगा, आपके दिमाग से डिलीट हो जाता है। और जो आपके डेस्टिनी दिया है, उन्होंने स्कैनिंग दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने क्या दिया है, स्कैनिंग। तो आप इसको देख लेना इसका क्या सही होगा। मेरे ख्याल से इसका बिल्कुल डिलीटिंग सही होता है। फॉरगेटिंग में क्या करते हैं, किसको डिफाइन करते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन बताया था,
जब चीजों का आपके दिमाग से रिमूव हो जाता है या फिर आपके दिमाग से डिलीट हो जाता है तो हम उसको फॉरगेटिंग कहते हैं। स्कैनिंग कहाँ पे आता है, जो मैंने आपको बताया था रिमेम्बरिंग, हमारे 4 स्टेप जो हमारा तीसरा स्टेप था रिकॉग्निशन, उसमें हम चीजों को स्कैन कर रहे थे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी पहचान कर रहे थे, दिमाग से स्कैन कर रहे थे। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, इसका क्या होगा, मेरे ख्याल से इसका कंफर्म डी होगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सी www की फुल फॉर्म होगी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए कौन सी फुल फॉर्म होगी। और आपको इसका ये भी बताना है कि इसके जो इन्वेंटर थे वो कौन थे। ठीक है, तो डब्ल्यू के मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका भाई, ये भी क्वेश्चन में करा चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका जल्दी। तो इसका जिसने भी जवाब दिया वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, उसका बिल्कुल सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, चलो चलते हैं फटाफट। मोटिवेशन, स्टिमुलेशन, रिस्पॉन्स एंड कंफर्मेशन आर द 4 नेसेसरी। ये 4 जो है ये क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इफेक्टिव लर्निंग होती है? ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ अटेंशंस हैं, स्टिमुलेशंस हैं या फिर इंस्पिरेशंस हैं। तो यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछ रहा हूं, जो आपका स्टिमुलस होता है, जो आपका रिस्पॉन्स होता है, और जो आपका कंफर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, ये किसी भी जी ये आपके मोटिवेशन के लिए, ठीक है, इसके मोटिवेशन के लिए क्या चीज होता है, यह जिससे आपका जो इफेक्टिव लर्निंग हो सके। ठीक है, आपके जो पॉजिटिव इफेक्टिव लर्निंग हो सके। तो मैंने आपको बताया था आपको कि ठीक है कि 4 कंडीशन होती है जिससे हमारा, आपको बताया था मैंने कि पॉजिटिव जो लर्निंग होता है ना, पॉजिटिव एंड इफेक्टिव जो लर्निंग होता है, इसके 4 हमारे एलिमेंट होते हैं। कौन कौन सा था आपका, स्टिमुलस भी था, रिस्पॉन्स भी था, कंफर्मेशन भी था और फीडबैक भी था। पॉजिटिव लर्निंग की ये 4 कंडीशन है। क्या है, 4 कंडीशन है, 4 स्टेप है, 4 इसको 4 एलिमेंट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, पॉजिटिव एंड इफेक्टिव लर्निंग मैंने आपको अच्छे से एक से पीडीएफ दिखाया था, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, कंफर्मेशन और आपके फीडबैक। ठीक है, इसके क्या होते हैं, ये होते हैं इसके 4 कंडीशन है, जिससे अगर 4 ये चारों चीज है आपका, तो हमारा क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव हमारी लर्निंग होगी, इफेक्टिव लर्निंग होगी, फिर पॉजिटिव लर्निंग होगी हमारी। ठीक है, ये आपको एक डायग्राम दिखाकर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। इवेल्युएशन में आप लर्नर की किस चीज को क्या करते हो जिसकी वजह से आप उसको एक कॉन्टिन्यूसली ग्रेड देते हो? परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो, अटेंशन को, इंटरेस्ट को या फिर बिहेवियर को? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि क्या है, आप देखो एक सीखने वाला है, ठीक है, एक जो आपका लर्नर है उसको क्या कर रहे हो, उसको एक तरह से मूल्यांकन कर रहे हो। ठीक है, मूल्यांकन कर रहे हो सीखने वाले, और उसको मूल्यांकन करने के बाद उसको क्या कर रहे हो, एक तरह से जो ग्रेड है उस ग्रेड को क्या कर रहे हो, एक तरह से कंफर्मेशन कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, कंफर्मेशन, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, एक तरह से उसको कंफर्म करो कि आपका ग्रेड क्या होगा, क्या चीज नहीं होगा। तो आप किस बेस पे करते हो, किसके अकॉर्डिंग करते हो आप, तो आप उसकी परफॉर्मेंस देखोगे ना, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या चीज नहीं है, तो उसका जो मूल्यांकन मूल्यांकन उसकी परफॉर्मेंस और क्रमशः करने वाली ग्रेड निर्धारित करता है। ठीक है, जो उसका ग्रेड निर्धारित किससे करेगा, उसके इवैल्यूएट क्या है, उसके इवैल्यूएशन करोगे, उसकी परफॉर्मेंस करोगे, तभी उसको ग्रेड को हम एक तरह से सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे जिसने जवाब दिया ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट आगे चलते हैं। रिपीटेशन हेल्प्स टू डेवलप। अगर आप रिपीटेशन करेंगे तो क्या डेवलप होगा? स्किल, कैरेक्टर, इंटरेस्ट या फिर नन ऑफ दीज? तो भाई ये क्वेश्चन भी मैं आपसे करा चुका हूँ, ये टेस्ट नंबर 5 में दिया था मैंने आपको, 5वें टेस्ट में दिया था कि जब चीजों को बार बार रिपीट करते हो तो क्या चीज को डेवलप करता है वो, तो आपके स्किल को डेवलप करता है। किसको करता है, साइकोमोटर को डेवलप करता है। इसलिए प्रैक्टिस कहते हैं ना, हमारा डूइंग जो हमारा वहां पे होता है, क्या चीज होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम रिपीटेशन करते हैं। रिपीटेशन हमारे कहाँ पे आता है, रिपीटेशन जो बार बार रिपीट करेंगे स्किल आ जाएगा। रिपीटेशन हमारे कहाँ पे आता है, जो हमारा रिटेंशन होता है, रिटेंशन पावर को बढ़ाने के लिए, जिससे हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक याद, हम चीजों को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर, रिपीटेशन का प्रिंसिपल हम कहाँ यूज करते हैं, तो रिटेंशन को बनाए रखने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपको स्टोरेज स्पेस दर्शाना है तो इसके लिए आप किस प्रकार की लाइनों का यूज कर सकते हो? व्हाइट का या फिर कौन सा आप दूसरा कलर यूज करोगे? रेड, ग्रीन, येलो
या फिर ब्लू। है ना हमारा, यहाँ पे देखो जो हमारी कंपनी होते हैं वहां पे हमारे कुछ सामान जो रखे होते हैं, स्टोरेज हमारे स्पेस होता है, तो मेनली हम किस चीज से मार्क करते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारे कलर डायनेमिक का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहला तो हमारा व्हाइट होता है, या तो व्हाइट कलर से इसको मार्क करते हैं, ठीक है। और बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे। और दूसरा कलर कौन सा होता है? दूसरा हमारा येलो कलर का होता है। क्या होता है? येलो कलर का होता है, जिससे मार्क करते हैं, ठीक है। तो व्हाइट और येलो कलर से जो हमारे स्पेस, जो हमारे स्टोरेज स्पेस होते हैं, उसको मार्क करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आपका ये पूछता है यहाँ पे, जो कंपनी वगैरह होते हैं जिसके अंदर जो स्क्रैप रूट होते हैं, आपके जो रास्ते होते हैं चलने वाले, जो सेफ रास्ते, वो कौन से कलर का होता है? तब होता है आपका वो ग्रीन कलर का। कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। जो आपको सिक्योर उसके और डेंजर के लिए होता, तो डेंजर के लिए अगर पूछते कभी कभी वहां पे जो पट्टी लगाते हैं किसी जो सामान, जो वेस्टेज मटेरियल जो है, तो उसको कौन सा कलर का पट्टी लगाते हैं? तो वहां पर रेड कलर का लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। मेनली होता है। और जो स्टोरेज स्पेस होता है कौन सा? व्हाइट और येलो कलर का होता है, ठीक है। इसके बारे में और अच्छे से बाद में बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इन द क्लास इज टू प्रमोट। क्लास के अंदर जो क्वेश्चनिंग की जाती है वो प्रमोट, किस चीज को प्रमोट करने के लिए की जाती है? चेक नॉलेज, साइलेंस, डिस्कशन या फिर प्ले। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार शायद आपको पता होगा कि ये टेस्ट में भी करा चुका है। जो मैंने आपको बताया था क्या चीज की क्लास को प्रमोट करोगे आप, तो किस चीज के लिए करते हो? तो आप करते हो भाई डिस्कशन करने के लिए। क्या करने के? डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। आपका इनअटेंटिव आता तो उसका क्या होता? आपका अटेंशन होता। क्या आता? अगर इनअटेंटिव आता है यहाँ पे, इनअटेंटिव, तो यहाँ पे अटेंशन होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रमोट करते हो क्लास को, तो उसका क्वेश्चनिंग का वहां पे जब जो क्वेश्चनिंग करते हो तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है आपकी, आप क्लास को डिस्कस करना चाहते हो, चर्चा करना चाहते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले फटाफट। चलो ठीक है, बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू नो द लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ लर्नर। इसका मतलब है जो ये आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, इससे लर्नर की कौन सी किस प्रकार के लर्नर की प्रॉब्लम पता चलेगी? इंडिविजुअल, फ्यू, कुछ की पता चल जाएगी, होल, सबकी पता चल जाएगी, नन ऑफ द अबव। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपसे पूछ रहा हूं, जो ऑप्शन है, ये हर ट्रेनिंग को आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, ये कंपलसरी आपका। कि जब आप पर्पज ऑफ क्वेश्चनिंग करते हो ना, तो आप लर्नर की कैसी प्रॉब्लम को समझते हो, ठीक है। जो लर्नर है उसकी कैसी प्रॉब्लम को समझते हो। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। क्या आ रहा है जवाब इसका? तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में करीब बच्चों को 100% बच्चों को जवाब आ रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने अच्छे से पढ़ा इसके बारे में। वो हर किसी के इंडिविजुअल प्रॉब्लम को समझने के लिए क्वेश्चनिंग करते हैं। तो जो एक टीचर होता है ना, उसको इंडिविजुअली प्रॉब्लम को समझना आना चाहिए। क्लास में 40 बच्चे हैं और हर किसी पे फोकस नहीं करेगा तो कुछ बच्चे पीछे वाले पीछे रह जाएंगे और आगे वाले आगे बढ़े जाएंगे। हमारे जो सर है वो क्या करते हैं, लास्ट को एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, ठीक है। जिस बच्चों को समझ में नहीं आता उनको एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, बच्चों को समझाते हैं। इसका मतलब है कि उनको इंडिविजुअल प्रॉब्लम पता है। तो हर इंस्ट्रक्टर को ये चीज आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। प्रश्न पूछने का उद्देश्य विषय में जानकारी बढ़ाता है। नॉलेज, अटेंशन, इंटरेस्ट या फिर बिहेवियर। तो मैंने आपको बताया था, बहुत बार बताया था कि पर्पज ऑफ क्वेश्चनिंग का मैंने साथ पूरा करीब 50 क्वेश्चन कराए थे आपको, कि हमारे जो क्वेश्चन का पर्पज होता है अलग अलग होता है। जब आपके सामने मैंने आपको बताया था कि जब अराउज आ जाए, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के प्रति, सब्जेक्ट हो चाहे कुछ भी, ये कोई मेंशन नहीं करता। जब आपके सामने अराउज आ जाए तो आपको बिल्कुल आंख बंद करना है और किसके साथ जाना? अटेंशन के, इंटरेस्ट के साथ जाना है। किसके साथ जाना है? इंटरेस्ट के साथ जाना है। मैंने आपको बताया था, ठीक है। कि प्रश्न पूछने का उद्देश्य जो आपके सब्जेक्ट में क्या बढ़ाता है, आपके किस चीज को अराउज करता है, सब्जेक्ट हो चाहे आपका और क्लास का जो इन्वायरमेंट हो, ठीक है, उसको अराउज करने के लिए आप क्या करते हो, क्या चीज, किस सब्जेक्ट, क्या कहते हैं, किस चीज को बढ़ाता है, किस चीज को अराउज करता है। जब आपके सामने अराउज है, इंटरेस्ट है। जब आपके सामने इनअटेंटिव आ जाए, अटेंशन आ जाए। देखो अटेंशन कब आएगा? जब आपके सामने आए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे अगर एक चीज आता, इनअटेंटिव आता, तब होता है उसका अटेंशन। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाए, क्या चीज आ जाए? प्रमोट, तो क्या करना है आपको? प्रमोट जब आएगा तो आपके सामने क्या जवाब देना? अभी ऊपर आया था ना, आपको अच्छे से बताया था। जब प्रमोट आए तो डिस्कशन होगा, अराउज आए इंटरेस्ट होगा, इनअटेंटिव आए इसका मतलब है अटेंशन होगा। 3-4 क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू क्लेम द ऑफ द इनअटेंटिव। इसका मतलब है आपका जो स्टूडेंट है वो अगर इनअटेंटिव है तो जो ये क्वेश्चनिंग कर रहे हो इससे क्या होगा? नॉलेज, अटेंशन, इंटरेस्ट या फिर बिहेवियर। अब देखो इत्तेफाक, देखो अभी मैंने क्वेश्चन यही बताया था, आपको सामने ये आ गया कि आपके क्वेश्चन पूछने का क्या पर्पज होगा,
ठीक है। जब आपके सामने क्या आ जाएगा, इन अटेंटिव आपको बताया था, अब तो भाई आंखें बंद कर लो, अब जवाब दे दो। तो मैं देख रहा हूँ जवाब बिल्कुल सही जा रहा है, अटेंशन। जब आपके सामने आ जाए क्या चीज, अटेंटिव, तो आपको जवाब देना है अटेंशन। जब आ जाए सामने अराउज, तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट। जब आपके सामने आ जाए प्रमोट, उसका मतलब क्या है, डिस्कशन है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चले फटाफट। द इंस्ट्रक्टर शुड possess high skill ability and to well the elements of skill। इसका मतलब है एक शिक्षक के पास हाई स्किल होनी चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ताकि वो स्किल को अच्छे से सिखा सके। डेमोस्ट्रेट करना, शो करना, लर्न करना या फिर राइट करना। तो यहाँ ये मुझे लग रहा है बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। देखो आप इंस्ट्रक्टर बनने वाले हो, बनने वाले हो क्या, बन गए यार, आप तो बन गए, आप बड़े लिखे होशियार हो, आप तो बन गए, मैं तो बोल दिया बन गए। तो ये कैसा प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। कैसा प्रोसेस कि आपके सामने देखो हाई स्किल एबिलिटी तो है, आपके पास नॉलेज बहुत है, प्रैक्टिकल बहुत है, सब कुछ है आपके पास यार, अपार आपके पास एक तरह समुद्र है यार, आपके इतना नॉलेज तो है आपके पास, ठीक है। पर क्या आपका एलिमेंट ऑफ स्किल, ठीक है, उस एलिमेंट को क्या करना चाहते हो, एक तरह से क्या करना चाहते हो कि एक जो आपका इंस्ट्रक्टर है उसके पास क्या है, हाई स्किल एबिलिटी है, ठीक है। और जो आपके स्किल के जो एलिमेंट है वो किसके साथ रखना चाहिए, क्या चाहिए होना चाहिए, वेल उसके अंदर। तो जो आपके एलिमेंट ऑफ स्किल है, इन तत्वों को किसके साथ वेल करना चाहिए, तो डेमोस्ट्रेट। अगर उनके पास पूरा हाई स्किल एबिलिटी है और एलिमेंट को जो सामने जो स्किल के जो एलिमेंट है, जो नॉलेज है, उसको एकदम डेमोस्ट्रेट नहीं कर पा रहे वो, तो अच्छे इंस्ट्रक्टर नहीं माना जाएगा। आपके पास नॉलेज है, अगर आप अच्छे टीचिंग नहीं करोगे, बताओगे नहीं, आपके ट्रेनिंग को अच्छे से समझा नहीं पाओगे, तो सब आपकी स्किल सब बेकार है भाई। इसका क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेशन हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ स्किल क्या करोगे आप, इसके साथ रखना चाहिए, डेमोस्ट्रेट के साथ रखना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है, इसका समझ में आ रहा है किसी को या नहीं आ रहा, आपको आ रहा है समझ में। तो इसका हो जाएगा, जिसने जवाब दिया ऑप्शन है डेमोस्ट्रेट, डेमोस्ट्रेशन, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। द इंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज बी ईगर। यहाँ पे जीलस लिखा हुआ है, जीलस नहीं आएगा, यहाँ आएगा जील। जील का मतलब होता है उत्साह। इसका मतलब है एक इंस्ट्रक्टर को ईगर यानी कि जानने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए, जील उत्साही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। ही शुड हैव एनफ ड्राइव टू परस्यू द गोल, ताकि वो अपने जो गोल्स हैं उनको लेकर वो एक ड्राइव महसूस करे, एक उत्साह महसूस करे। एक्टिव होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए या फिर ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बताया था इंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे अंदर जो एक होता है ना, मस्ट भी एक होता है, शुड भी एक होता है, कैन भी एक, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर के अंदर क्या सबसे मस्ट भी होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था। तो जो चीजों को एगर करेगा, जो उसको जील करेगा वो, ठीक है। और भी अंदर बहुत चीज है कि जो एक टीचर है वो आपके लर्नर के अंदर एक तरह से क्या करेगा, उत्साह पैदा करेगा, उत्साही पैदा करना चाहिए, उसके लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या उसके अंदर ड्राइव करना चाहिए। तो उसको हमेशा क्या चीज होना चाहिए उसके अंदर, तो मस्ट भी हमेशा इसके साथ जाना, किसके साथ, डायनेमिक के साथ, ठीक है। इंस्ट्रक्टर को हमेशा डायनेमिक होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका मस्ट भी है, और शुड भी में क्या आएगा आपका, एक्टिव आएगा। क्या आएगा, एक्टिव आएगा। पहला आएगा आपका डायनेमिक, ये मस्ट भी है आपका हर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए। उसके बाद आएगा आपका एक्टिव आएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, तो डायनेमिक होना चाहिए, उसको गतिशील होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, हमेशा चेंज होते हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज होता हो रहा, ठीक है। उनको नया मेथड समझ आना चाहिए, बच्चों को कुछ नया सिखाना चाहिए, एक तरह से डायनेमिक होना चाहिए उनको, ठीक है। क्लियर है, डायनेमिक इसका मस्ट भी है और एक्टिव इसका शुड भी है। कैन बी के बारे में बाद में बात करेंगे, स्मार्ट हो या चाहे ब्यूटीफुल हो, आपका कैन भी हो सकता है, वो स्मार्ट भी और ब्यूटीफुल भी, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मस्ट भी हो गया आपका, शुड भी हो गया, कैन भी आपका नीचे का हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। द इंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज कीप ऑफ डेवलपमेंट इन हिज ट्रेड, ही शुड स्ट्राइव टू लर्न मोर। इसका मतलब है एक इंस्ट्रक्टर को डेवलपमेंट के प्रति कैसा होना चाहिए, ही शुड स्ट्राइव टू लर्न मोर, जिसके तहत वो नई नई चीजें भी सीखता रहता है। ऑन आई, एब्रिस्ट, ऑब्जर्वेशन, इंटरेस्ट। ये आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो आपका एक इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसको ऑलवेज कीप क्या चीज है, यहाँ पे आपको जवाब देना है, यहाँ पे क्या चीज आएगा, ठीक है। ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड इज द शुड स्ट्राइव टू लर्न मोर। देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज यहाँ पे क्लास में है, टीचर है आपका, इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है।
तो एक प्रशिक्षक को अपने व्यापार के विकास के लिए, चाहे व्यापार हो चाहे एक तरह से ट्रेनिंग है, उनको डेवलप करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या चीज हमेशा रखना चाहिए, तो उसको हमेशा अपडेट होना चाहिए। कुछ बच्चों को यहाँ पे अपडेट का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, इसका हो जाएगा अपडेट। देखो क्या होता है, क्लास में आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, हमेशा टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा, ठीक है, अभी आपको कुछ अलग पढ़ाया जाएगा, कल के सामने कुछ अलग पढ़ाया जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज होती रही, तो उनको एक तरह से आपको एब्जॉर्ब करना है, एक तरह से क्या हो रहा है क्या चीज नहीं हो रहा है, यानी कि आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना है, दूसरे लेवल पे तीसरे लेवल पे जाना है। जैसे कि हमें पता है कि पहले हमें चाक बोर्ड से पढ़ाया जाता था, उसके बाद OHP आया, OHP के बाद क्या आया, अब स्मार्ट बोर्ड आ गया, यानी कि एक तरह से डेवलप करने के लिए क्या किया आपने, एक तरह से अपग्रेड हो गए, आपने लेवल को धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। चाहे आपका बिजनेस हो, वहां पे आपको उसको डेवलप करना चाहते हो, चाहे अपने ट्रेनर्स हो जो लर्नर उसको आप डेवलप करना चाहते हो, तो आपको हमेशा अपग्रेड होना चाहिए, ठीक है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है यार, ठीक है। कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी इज यूजफुल व्हाइल फॉर्मिंग द। कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी का एक प्रकार से यूज है बढ़िया, किस चीज में? हैबिट्स में, अटेंशंस, कंडीशंस, इंटरेस्ट। तो शायद आपको अगर पता हो तो ये क्वेश्चन शायद कल के क्वेश्चन में भी था, 2017 के पेपर में भी था, वहां पे था, आपको अगर आपको याद हो तो, ठीक है, वहां पे था, मैंने आपको मेंशन किया था हैबिट के बारे में कि क्लासिकल कंडीशन जो रिस्पांस थ्योरी है उससे क्या चीज फॉर्म होता है, क्या चीज बनता है। तो आपके एक तरफ से क्या था वहां पे क्या बताया था, हैबिट कैसा, बिल्कुल जो सिंपल हैबिट होता है आपका, जो एक तरह से किसी के अंदर रिस्क और ना हो, तो आप वहां पे क्लासिकल कंडीशन रिस्पांस थ्योरी किसके लिए यूजफुल होता है, किस चीज को फॉर्म करता है, किस चीज को निर्माण करता है, चीज को बनाता है, तो आपके हैबिट को बनाता है। मैंने आपको बताया था ना वहां पे क्या क्या था, हैबिट कैसा हुआ था। देखो क्लासिकल कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी क्या था, एक घंटी को हमने किसके साथ जोड़ दिया था, हमने खाने के साथ एसोसिएट किया जाता, जो रिस्पांस वो खाना देके कर रहा था आने वाले टाइम पे वही रिस्पांस वो किसी घंटी देके कर रहा था। यानी कि हमने क्या किया, मैडम क्लास में नहीं है, मैडम क्लास के बाहर है, क्लास का सीआई आ रहा है, उसने बोल दिया मैडम को कि क्लास को बोल दिया कि मैडम आने वाली है, तो जो रिस्पांस बच्चे मैडम को देख के कर रहे थे वही रिस्पांस क्या कर रहे, अब एक किसको देख के कर रहे हैं, एक सीआर को देख के कर रहे हैं, वही रिस्पांस दे रहे हैं। यानी कि एक तरह से हमने क्या किया, हैबिट बना दिया उनको, बच्चों के अंदर एक हमने आदत डाल दिया कि तुम्हें यहाँ भी ये रिस्पांस करना है और यहाँ पे भी रिस्पांस ये करना है। क्यों? हम चीजों को एसोसिएट कर दिया। तो शायद आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो जिसने अगर 2017 का पेपर नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक भेजूंगा, आप देख सकते हो। अभी प्रेम सर आपको एक फटाफट एक उड़ान भरने वाले शायरी सुनाएंगे, फिर हम आपसे कल मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन काफी जबरदस्त रहा होगा। लगभग 50 के 50 क्वेश्चन, लगभग क्या सारे 50 के 50 क्वेश्चन हमने इस सिंगल वीडियो में आपको करा दिए। इसके अंदर 2-3 जगह मिस्टेक्स है वो भी हमने आपको बता दी। तो उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी अच्छा भी लगा होगा। और जाते जाते एक मोटिवेशनल पोएट्री आप सबके लिए, सितारों के आगे जहां और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवा और भी हैं। कनात ना कर आलम ए रंग ओ बू पर, चमन और भी हैं, आसियां और भी हैं। अगर खो गया एक नसेमन तो क्या गम, अगर खो गया एक नसेमन तो क्या गम, मकामात ए आहा ओ फुगा और भी है। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इसी रोज और सब में उलझ कर ना रह जा, कि तेरे सामने जमीन और मका और भी हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदा और भी हैं, यहाँ अब मेरे राजदा और भी हैं। थैंक यू सो मच। तो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। जिसने 2017 का पेपर नहीं देखा उस पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो यहाँ पे देख सकता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाके देख सकता है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ पे जाके जीपी क्लासेस पे क्या कहते हैं क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जिसने अभी तक फीडबैक नहीं दिया फीडबैक दे सकता है, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और जिसने भी शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को शेयर कर दो। इतने लोग कनेक्टेड है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ किसी एक ने भी अभी तक शेयर नहीं किया है, ठीक है। तो आप पक्का इसको शेयर करोगे, ठीक है, सबके सब शेयर कर दे इसको। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। अगर जितना भी होगा आप अपना राय दे सकते हो, आपको अगर कोई क्वेश्चन अगर गलत लगा तो आप दे सकते हो, ठीक है। जो भी इसमें गलती सही था मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। रैंक में क्या रखा है? जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना।